नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में सभी का स्वागत है। विजन आईएएस की पीटी 365 की मैगजीन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट जो है हमने सबसे पहले उसको लिया था, लेकिन क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स की मैगजीन रिलीज़ हो चुकी हैं विजन आईएएस की तरफ से, जैसे कल्चर रिलीज़ हो गया है, इकोनॉमी आ गया है, पॉलिटी तो हमारा चल ही रहा है, तो हम सारे सब्जेक्ट को बैलेंस कर कर साइमल्टेनियसली एक एक दो दो टॉपिक सबके करते चलेंगे ताकि सेम टाइम पे सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं हमारे वो परफेक्ट तरीके से खत्म हो जाएं और एक मोनोटोनस वे में कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चल रहा है तो आप बोर भी ना हो, तो इसलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमी की सीरीज आउट ऑफ द एंटायर पीटी 365 के जितने भी सब्जेक्ट हैं थोड़ी सी बल्कि हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी में पूरे साल में बहुत कुछ रहता है कवर करने को। इसके साथ ही विजन आईएएस ने इस बारी बहुत अच्छा काम करा है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस पीटी 365 में इंक्लूड करें हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्या डिस्कशन करने के लिए। तो फिस्कल पॉलिसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम लोग देखेंगे अपना टॉपिक स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस और सबसे पहले बात करेंगे स्टेट फाइनेंसेस की। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा टॉपिक, नीचे आते हैं, ये रहा। तो चलिए दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के टॉपिक से हम लोग अपनी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स के साथ एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। आरबीआई ने ना, कंटेक्स्ट यही है वैसे जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। रिपोर्ट के बारे में उसका नाम अभी हम देख लेते हैं। आप एक चीज याद रखना, जो मैं रिपोर्ट का नाम आपको बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये एक एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि आरबीआई की तरफ से रिलीज करी जाती है, ये देखने के लिए कि जो राज्य की सरकारें हैं क्या उनके पास इनफ मात्रा में फंड्स, फाइनेंसेस, पैसा अवेलेबल है अपने आप को चलाने के लिए, अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, या सारी चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब चीजें इस रिपोर्ट में देखी जाती है, एनालाइज करी जाती है आरबीआई के द्वारा। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है स्टेट फाइनेंसेस टॉपिक है इस रिपोर्ट का, और इसका थीम जो है अ स्टडी ऑफ बजट्स 2021 टू 2022, ये इस पूरे रिपोर्ट का नाम है, जिसकी जो थीम जो है मैं आपको बता रहा था, कोपिंग विद पैंडेमिक अ थर्ड टीयर डायमेंशन। ठीक है, जो कोविड 19 का जो पैंडेमिक है, ठीक है, उसके साथ डील करने के लिए, उससे डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, यहां पर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास, अलग अलग राज्यों के पास कितनी मात्रा में फंड्स वगैरह अवेलेबल है कि वो ऐसी किसी पेंडेमिक की सिचुएशन से डील कर सके, डील करने के बाद अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर सके। क्योंकि आरबीआई अगर ये रिपोर्ट रिलीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है मेन फोकस तो आरबीआई का इसी बात पे होगा ना कि पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी स्टेट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू क्या उनके पास वो फाइनेंसेस हैं वो करने के लिए। तो ये कंटेक्स्ट है। इस रिपोर्ट का नाम आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आरबीआई के द्वारा रिलीज करी जाती है। ठीक है, टॉपिक दोस्तों हमारा देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे स्टेट फाइनेंसेस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। एक बारी आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये वाली बात जानना बहुत जरूरी है कि राज्य की सरकारों के पास पैसा कहां से आता है हमारे देश के अंदर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू क्या होते हैं। यहां से ये जो टेबल है ना, ये वाला जो टेबल है, यहां से आपके काफी सारे प्रिम्स के फंडे जो है ना, फैक्ट्स जो है वो क्लियर हो सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। आइए देखते हैं स्टेट के पास पैसा कहां कहां से आता है। सबसे पहले तो स्टेट के पास जो पैसा आता है वो होता है टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस से आता है पैसा। टैक्सेस से भी दो तरीके से आता है। एक तो नंबर वन, स्टेट के खुद का टैक्स रेवेन्यू जो कि होता है स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअल की इनकम पे जो टैक्स लगाती है, एक वहां से आता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो आप आराम से बता भी सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू में आता है टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगाना, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाना, यहां से पैसा आता है। टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, कोई भी अगर गुड है XYZ, ठीक है, गुड A B C, उसके ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, किसी किसी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना, यहां से पैसा आता है। फिर दूसरा टैक्स रेवेन्यू का सोर्स क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उनको अपना पैसा शेयर करना पड़ता है।
कुछ पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास खुद रखती है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी भी होती है उनके साथ उनको शेयर करना पड़ता है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, कितना परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटमेंट आ चुकी है, ठीक है। काफी लोगों का गलत हो गया था क्योंकि उनको पता नहीं था। ये चीज पता होनी चाहिए आपको, फाइनेंस कमीशन कोई ऐसी वैसी बॉडी नहीं है, इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि दूसरा सोर्स होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, अपना टैक्स का रेवेन्यू जो है वो शेयर करती है। इसके अलावा राज्य की सरकारों के पास कुछ अलग सोर्सेस भी होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी पैसा आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएससीज, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं ना, पीएससीज या पीएसयूज जिसको हम लोग कहते हैं, उनसे आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो फीस चार्ज करी जाती है किसी भी चीज के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस फी या फिर सरकार मतलब जो भी कोई चीज सरकारी काम करवाने के लिए जो भी आपको फीस देनी पड़ती है ना, उससे पैसा आता है। यहां पे फीस की बात हो रही है, रिश्वत मत समझ लेना से, ठीक है। फिर ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। अब ग्रांट्स क्या चीज होती है? आप कहोगे कि यहां पर भी तो यूनियन गवर्नमेंट से टैक्स ये मिल रहा था, टैक्स डिवोल्यूशन मिल रहा था। ग्रांट्स देखो एक ऐसी चीज होती है जब एक तरीके से मदद मिलती है, सहायता मिलती है। ये लोन नहीं होता कि राज्य की सरकारों को ये पैसा मिलने के बाद उनको वापस करना पड़ेगा। तो ग्रांट्स जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट से आते हैं। कहां कहां से आते हैं? डिजास्टर रिलीफ ग्रांट मिलता है राज्य की सरकारों को, जैसे उत्तराखंड को दिया जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि वहां पर बाढ़ वगैरह या फिर ऐसे जो घटनाएं होती हैं वो होती रहती हैं पहाड़ी इलाके में, ठीक है। ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रांट दिया जाता है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ठीक है, कि सरकार के पास आमदनी और एक्सपेंडिचर के बीच में अगर एक तरीके से मिसमैचिंग हो रही है तो इस मिसमैचिंग को दूर करने के लिए, ताकि जो रेवेन्यू है वो ज्यादा रहे एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के जो घाटा है, ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडिचर कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए ना रेवेन्यू से, फिर तो आप नेगेटिव में चल रहे हो। आपका इनकम ज्यादा होनी चाहिए ना। आप खुद एक बार बताइए, आपकी कमाई है 100 रुपए, आप खर्च कर रहे हो 120 रुपए, तो आप 20 रुपए के घाटे में ही तो रहोगे ना हमेशा। कमाई आपकी 100 रुपए होनी चाहिए, अगर आपका खर्चा 80 रुपए हो रहा है तो 20 रुपए फिर भी आपके पास बच रहे हैं। ये चीज देखने के लिए अलग अलग तरीके के ग्रांट दिए जाते हैं। हमने सारी बातें यहाँ पर कर ली। आपको किसी भी जो आप बुक पढ़ते हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के जैसे नोट्स वगैरह पढ़ते हैं तो वो अच्छी चीज़ है, आपको उधर से क्या कहते हैं वो वाली हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, काफ़ी लोग ना मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, काफ़ी लोग ना स्टैटिक सब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इकोनॉमिक्स की यार कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हो पाती। वो टेलीग्राम से या तो मृणाल सर की सीरीज वगैरह पे रिलाई करते हैं, लेकिन उससे भी उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती, क्योंकि वीडियो देखने की मदद से आप कभी भी आंसर तो लिख नहीं सकते, है ना। तो क्या कोई ऐसा सोर्स है कि जिससे इकोनॉमी की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए काफ़ी अच्छी तरीके से? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट दो मुझे। ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, बहुत अच्छा सोर्स है ये। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर आप जाओ, नितिन सिंघानिया सर की एक ना बुक है, ठीक है, अभी आई है इकोनॉमी की, पहले नहीं आती थी, 2 साल से आई है। ये इसका लेटेस्ट एडिशन है, आई थिंक ब्लैक वाला, ये इसका लेटेस्ट एडिशन है ये, ठीक है। इसको आप परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये, मतलब मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल है इकोनॉमी के ऊपर। आप रमेश सिंह वगैरह पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, ठीक है, या फिर कोई भी आप और बुक पढ़ोगे ना तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इससे मतलब आप ये समझ जाइए कि इससे आपकी कवरेज हो जाएगी, ठीक है। आराम आराम से इत्मीनान से पढ़िए। अगर आप किसी वीडियो सीरीज पे रिलाई करते हैं तो भी उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, आप वीडियो सीरीज के ऊपर डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसे मृणाल सर की सीरीज या कहीं पर भी। लेकिन इकोनॉमी में ना याद रखना कि अपडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए यार मुझे तो ये वाली बुक सही लगती है, मैं तो इसी से पढ़ता हूँ जो नितिन सिंघानिया मैंने आपको दिखाई, क्योंकि मैं इकोनॉमी के लिए बहुत परेशान रहता था कि स्टैटिक सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट होगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि टाइम कम रह गया तो यार देखो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप थोड़ा थोड़ा अपना बस वो है कि रिवाइज कर लो। 2023 के जो बच्चे हैं वो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और इकोनॉमी आपको प्रीलिम्स में पास नहीं होने देगी, तो डेफिनेटली आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उनमें से भी मेन चीज़ें देखो ना, जैसे मनी एंड बैंकिंग के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर होता है कि अगर आप इसको अच्छे से कर जाओ तो आपके 60-70% आउट ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।
फिर करंट अफेयर का रोल देखो लोगों को लगता है लेकिन वो बहुत कम रहता है एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं, ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक पोर्शन से ही आती हैं। वो रिकॉल बंदा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसको याद ही नहीं होता, ना करंट अच्छे से पढ़ा होता है, ना स्टैटिक सब्जेक्ट का अच्छे से कमांड होती है। तो इकोनॉमी जो है ये एक क्या कहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे जो 2023 के स्टूडेंट मैं उनको बता दूं कि हमारी जैसे लाइव गूगल मीट जो क्लासेस चलती हैं, मैं उस पर सारे सब्जेक्ट्स में कराता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस के और पीएसआई और ऑप्शनल। इकोनॉमी भी मैं स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, 2023 के अगले साल के जो बच्चे जो एग्जाम देंगे, ठीक है। खैर मैंने आपको चीज़ें बता दी, आगे बात करते हैं की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। नंबर 1, कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, GFD, ठीक है, कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ये सिर्फ हाईलाइट्स हैं, आप देख लीजिए क्या चीज़ें बढ़ी है क्या चीज़ें कम हुई है, जो कि इस रिपोर्ट में आरबीआई के द्वारा कहा गया है, ठीक है। ये देखा गया है कि दिस इज 3.7% टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी का कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.7% रहा जीडीपी का। स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, राज्यों की बात हो रही है। किस टाइम पीरियड के लिए? डेफिनेटली ये वाला साल तो चल रहा है ना, ये वाला साल तो खत्म हुआ नहीं है, तो पूरे हमारे पास इस साल के आंकड़े तो है नहीं, तो 2021-22, ठीक है। आपने एक चीज तो पूछी नहीं कि ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, इसका मतलब तो बताओ, ठीक है। देखो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? कुछ नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया ना, जो एक्सपेंडिचर अगर रिसीट से ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझो, खर्चा अगर ज्यादा हो गया है रेवेन्यू से, पैसा कमाया खर्चा ज्यादा हो गया, ठीक है, खर्चा ज्यादा हो गया और रेवेन्यू पर्सन के पास कम आया, इसको कहते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अभी आप इतना समझ जाओ, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो ऐसे तो एक एक वर्ड के ऊपर फिर एक एक चैप्टर बना सकता हूं मैं। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, इसको ऐसा देखा गया था, ध्यान से सुनना, इसको ऐसा देखा गया था 4.7% ये रहेगा 2020-21 के, जब रिवाइज एस्टिमेट्स करा गया था ना, मतलब इकोनॉमिस्ट ने जब कैलकुलेशन करी थी, बहुत नॉर्मल तरीके से समझो, इकोनॉमिस्ट ने अंदाजा ये लगाया था कि कोविड-19 की महामारी के बाद जो वो इकोनॉमी है ना, तो हमारा जो घाटा रहेगा ना वो 4.7% का रहेगा। लेकिन यहां पर एक वर्ड देख रहे हैं आप, मैं किसी ब्लू हाईलाइटर से मार्क करता हूं उसको, देखना, इंप्रूवमेंट हुई है फ्रॉम 4.7%। तो सोचा गया था कि 4.7% रहेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट किस बात की हुई है? क्योंकि वो रहा 3.7% पे। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहे तो नुकसान वाली बात है ना, ऑब्वियसली बात है, हमें दिख ही रहा है कि जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो इसका मतलब घाटा होगा ना ज्यादा। कि अगर जो चीज, एक बात बताइए, अगर 6% पे है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब ये ज्यादा खतरे वाली बात है एज कंपेयर टू जो चीज 2% या फिर 1% पे है व्हेन इट कम्स टू ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो जितना कम उतना बढ़िया। तो यहां पर देखो 3.7% रहा, सोचा यह गया था कि 4.7% रहा था, इसलिए यहां पर वर्ड लिख रखा है इंप्रूवमेंट, ठीक है। काफी लोग नए इकोनॉमी के अंदर, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से उनको समझा रहा हूं। हाँ, उतना समझा रहा हूं कि जितना एग्जाम में आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ रिवाइज करना है, हमारे पास बहुत सारी सीरीज है PT65 की करने को। ऐसे अगर हम लोग टाइम लगाना स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर बात नहीं बन पाएगी उससे, वो चीज़ें आपको स्टैटिक अपनी बुक्स में देखनी पड़ेंगी, कुछ कुछ टर्म्स, ठीक है। बात करते हैं आगे, दूसरा क्या है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ये वाला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला है, यहाँ पर पॉइंट है कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट्स। इसके ऊपर क्या बोला, ये टॉपिक्स हैं मतलब जो कि रिपोर्ट में आरबीआई के द्वारा उठाए गए थे, ठीक है। कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कि उनके ऊपर कर्जा कितना है स्टेट्स के ऊपर और जीडीपी कितनी है उस स्टेट्स की, इसका रेशियो क्या है। तो इसका रेशियो निकल कर आया 31% एट द एंड ऑफ मार्च 2021। आरबीआई ने यहां पर इस पॉइंट के ऊपर मार्च मतलब फर्स्ट क्वार्टर का डेटा लिया, मार्च एंड 2021 का, पिछले साल का। ये थोड़ा सा ज्यादा रहा, ठीक है, क्योंकि इस चीज के ऊपर राज्य की सरकारों के ऊपर 20% की लिमिट लगी हुई है, ठीक है। और ये चीज रिकमेंड करी थी एनके सिंह कमेटी ने, ठीक है, या जिसको हम लोग FRBM रिव्यू कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है, FRBM रिव्यू कमेटी भी बोलते हैं। अब FRBM मतलब क्या? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। FRBM रिव्यू कमेटी ने यह बोला था, इसने रिकमेंड करा था कि पूरा कंबाइनली डेट टू जीडीपी रेशियो राज्य की सरकारों के लिए होना चाहिए 20%। 20% होना चाहिए सारी राज्य की सरकारों को मिलाकर। हमारे देश में जो डेट टू जीडीपी रेशियो है स्टेट्स का, वो 20% की लिमिट होनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन वो रही कितनी, मार्च 2021 के एंड तक 31%। तो इसने ब्रीच कर दिया एक तरीके से। तो अब ये ना कैसे बन सकता है कि आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे कि ये बताइए कि इसका रेशियो कितना है, या फिर आपको रेशियो देखने को बोल दिया जाए कि ये बताइए ये बड़ा है कि कम हुआ है। आपको बस ये याद रखना है, एक ट्रेंड याद रखना है, ठीक है, कि परफेक्ट नंबर में कितना बड़ा है कम हुआ वो याद नहीं रखना होता कभी भी इकोनॉमी के अंदर। कई लोग जानते ही नहीं है कि इकोनॉमी की प्रिपरेशन मतलब करी कैसे जाती है, ठीक है। तो वो फैक्ट्स मतलब जो डेटा होते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनका रट्टा मारते रहते हैं। देखो आप समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, तो आप सोचो बैठकर आराम से इस पर टाइम बिताओ। कैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा ये बुरी बात है, ये जितना कम होगा उतनी ज्यादा ये अच्छी बात है। तभी तो यहां पर लिखा था इंप्रूवमेंट की, सोचा गया था 4.7% रहेगा, लेकिन रहा कितना 3.7%, ठीक है। फिर आप कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो वो सोचिए, तो आपको ट्रेंड पता लगाइए कितना बढ़ गया कितना कम होगा। ये नहीं आप इससे ये बता सकते हैं कि अगर वो आपसे पूछें कि पिछले एक साल के अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द स्टेट्स बढ़ा है, तो आपको ये वाला पॉइंट रिकॉल हो जाना चाहिए एग्जाम के अंदर कि हाँ मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था कि एक लिमिट लगाई थी किसी एक कमेटी ने, उसने ब्रीच कर दिया उस लिमिट को, तो ब्रीच कर दिया तो इसका मतलब बड़ा ही है। फिर आपको यह आ सकता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो के ऊपर ये वाला क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि किसने लिमिट सेट करी थी, तो एनके सिंह कमेटी ने लिमिट सेट करी थी। एनके सिंह कमेटी का दूसरा नाम क्या है, फिर वो कौन से टॉपिक के ऊपर वो बनाई गई थी, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के ऊपर बनाई गई थी, इसलिए उसका नाम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी भी है। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पे टाइम बिताना पड़ता है आपको, ताकि आप लॉन्ग टाइम में सस्टेन कर सकें। और लिख लिख के याद करा करो, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लिख के याद करा करो, उससे मेमोरी रिटेंशन बहुत लॉन्ग टाइम की रहती है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं मैगजीन कुछ भी पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाने से पहले मैं एक बारी पूरा टॉपिक फटाफट में लिख कर देखता हूँ। जब भली मेरी नज़रें जो हैं वो पीडीएफ की तरफ रहती है, लेकिन मैं फिर भी कॉपी में लिखता रहता हूँ। उससे मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे चीज़ें लर्न हो गई हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ फिर उसके बाद किसी को भी, ठीक है। उसके बाद रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिट्स, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिट्स का रेशियो, ठीक है, ये जो है ये इंक्रीज होता चल रहा है। रिपोर्ट ये बोलती है ये वाला रेशियो इंक्रीज होता चल रहा है बहुत ज्यादा तेजी की स्पीड के साथ फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। और ये हमें दिखाता है कि जो डेट सस्टेनेबिलिटी है ना वो इरोड होती चली जा रही है, ठीक है, डेट सस्टेनेबिलिटी है उसका इरोजन होता हुआ चला जा रहा है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ये जो हमने पॉइंट पढ़ा कि रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिट्स, देखो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, क्या होता है इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने कोई लोन लिया होगा किसी एक इंटरनेशनल बॉडी से, उस पे हर लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, और उसके अलावा जब भी इंटरेस्ट वगैरह चुकाने के बाद, लोन अमाउंट चुकाने के बाद, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ता है लोन के साथ, रेवेन्यू कितना बचा, रिसीट्स कितनी बची सरकार के पास, ठीक है। तो ये जो डेट सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है वो पता है क्या कहता है, डेट मतलब एक तरीके से कर्जा, और सस्टेनेबिलिटी का एक ये कंसेप्ट है, डेट सस्टेनेबिलिटी एक कंसेप्ट है, ये कहता है कि क्या अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन बोथ करंट और फ्यूचर, क्या सरकार उससे मुक्त हो रही है धीरे धीरे कर या फिर नहीं हो रही है। सरकार को जिसका जितना पैसा चुकाना था क्या सरकार चुकाते चल रही है, या फिर पुराना लोन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब कुछ सरकार के ऊपर बर्डन आता चला जा रहा है, और कल को ऐसा ना हो कि रेवेन्यू जो है वो बहुत कम रह जाए, ठीक है, और सिर्फ कर्जा ही कर्जा सरकार के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए। तो डेट सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट वो आपसे कह रहा था कि ये इरोड होता चला जा रहा है, इसका बेसिकली यही मतलब है। यहां पर देखिए, यहां पर ये रहा वो पॉइंट कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इरोजन होता चला जा रहा है डेट सस्टेनेबिलिटी का, ठीक है। क्यों होता चला जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिट्स का जो रेशियो है ये इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है, कि मतलब सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है ना, जो आमदनी आती है, आमदनी की मदद से ही तो सरकार लोन अमाउंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट जितने का लोन लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट वो चुकाएगी, प्लस इंटरेस्ट पेमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना। जैसे लोन अगर 10 रुपए का था, ठीक है, और इस पे अगर 10% इंटरेस्ट है तो 1 रुपए ये भी तो देना पड़ेगा ना। तो टोटल लिया आपने लोन 10 रुपए का था, लेकिन आपको सामने वाले को वापस करने 11 रुपए। अब मान लो कि सरकार की कमाई जो है ना वो 15 रुपए की है, ठीक है, अगर ये चीज बढ़ती चली जाए, कल को ये 12 रुपए हो जाए,
ये 13 हो जाए, ये 14 हो जाए, तो कहने का मतलब ये कि रेवेन्यू के बिल्कुल क्लोज नहीं आता चला जा रहा, फिर तो सरकार के पास रेवेन्यू बहुत कम बचेगा। और कल को ऐसा ना हो कि 15 से 15 हो जाए, 16 हो जाए, तो फिर अगर 16 हो गया तो इसकी बात वही हो गई कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, सरकार को पैसा ज्यादा देना है और रेवेन्यू उसके पास उतना आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज ना इरोड होती हुई चली जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिट्स का रेशियो हमेशा जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। यहां पर क्या बोल रहा है, वो इंक्रीज होता चला जा रहा था। इंक्रीज होने की वजह से डेट सस्टेनेबिलिटी जो है उसका कंसेप्ट इरोड होता हुआ चला जा रहा है। फिर बात करते हैं मार्केट बोरोइंग की, इसका क्या सिनेरियो है। ठीक है, यहां पर अगला पॉइंट है हमारा मार्केट बोरोइंग। मार्केट बोरोइंग लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारा आउटस्टैंडिंग डेट का, मतलब सरकार को मतलब आउट ऑफ द एंटायर जो कर्जा चुकाना है ना, वो मार्केट बोरोइंग का चुकाना है, कि मार्केट से बहुत ज्यादा बोरो कर रखा है सरकार ने, और ये आउटस्टैंडिंग डेट है, मतलब अभी तक चुकाया नहीं है सरकार ने। और इसका एक्सपेक्टेशन ये कि मार्च 2022 के एंड तक, मतलब जब हम बात कर रहे हैं अभी मार्च खत्म ही होने वाला है 1-2 दिन के अंदर, तो मार्च एंड तक ये 63% तक पहुंच सकता है। ठीक है, उसके बाद जो शेयर है नेशनल द शेयर्स ऑफ नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, ठीक है, जो लोन है बैंक से या फिर दूसरे लोन है जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं या फिर पब्लिक अकाउंट से हैं, ठीक है, इनकी जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है स्टेट्स की वो डिक्लाइन हुई है। मतलब इनको जो पैसा चुकाना था ना राज्य की सरकारों को, क्योंकि याद रखना हम लोग मेन बात ना जो है वो राज्य की सरकारों को ही कर रहे हैं। ठीक है, बीच में अगर मैंने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, कि अगर ऐसा बोला हो, लेकिन आई थिंक मतलब हम यही बात करी है, राज्य की सरकारों की बात करी है, यहाँ पर ना स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो शेयर्स हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के, जो लोन हैं बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक अकाउंट से, ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज स्टेट्स की डिक्लाइन हुई है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, कि अगर आपसे वो स्टेटमेंट दें कि लायबिलिटीज जो है स्टेट्स की वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती नहीं चली जा रही है, वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद 15 to 25% रेवेन्यू लॉस फाइनेंसेस पे जो हुआ है वो लोकल अथॉरिटीज को हुआ है। ठीक है, 15 से 25% का रेवेन्यू लॉस जो हुआ है पैसों के टर्म्स में वो लोकल अथॉरिटीज को हुआ है। इसका एक बहुत सिंपल सा इंडिकेशन है, पता है क्या है इस बात का मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया होगा, इनके पास रेवेन्यू कम आया होगा, तो लोकल अथॉरिटीज को जो राज्य की सरकारों को देना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि फंड एलोकेट डायरेक्टली ना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होता, राज्य की सरकारों को ही मतलब वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। देन होगा क्या, जब इनके पास खुद के पास कम आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या कोई भी जो लोकल बॉडीज हैं उनके फंड में भी तो गिरावट देखने को मिलेगी। और कितनी गिरावट आई है, 15 से 25%। तो कुछ ट्रेंड है, आपको याद करने पड़ेंगे कि क्या चीजें कम हुई हैं, क्या चीजें ज्यादा हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अगर राज्य की सरकारों के पास हम लोग, ये मुद्दा हमारा ये है ना कि रेवेन्यू मतलब परफेक्ट नहीं है, रेवेन्यू अच्छे से होना चाहिए ताकि हर एक लेवल ऑफ द बॉडी को अच्छे से अपने आप को फंक्शन करने के लिए, चाहे वो लोकल बॉडी हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए फंड पैसा वगैरह आए। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप ये टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट रेवेन्यू। अगर स्टेट के पास अच्छा रेवेन्यू तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है उसका, बहुत इजी है, ये तो जनरल से पॉइंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो राज्य की सरकार आराम से जब एक फिक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है ना किसी के पास, तो वो आराम से फिर ब्रॉड पैरामीटर्स के ऊपर और भी चीजों में देख सकता है कि इकोनॉमी, गवर्नेंस सिस्टम, पब्लिक केयर फैसिलिटीज को कैसे एक्सपेंड करना है, ब्रॉड करना है और इंप्रूव करना है। ठीक है, फिर जो एक कैपिटल स्पेंडिंग रहती है ना वो एक इंटैक्ट रहती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास फिक्स जो है वो इतना पैसा आ रहा है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, क्योंकि सरकार नए नए प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करेगी जिसकी वजह से, जैसे हाईवेज वगैरह या फिर किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन या फिर एक डेवलपमेंट की दिशा में एक आगे बढ़ना, तो उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है कि एक एक राज्य की सरकार की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल उसका रिफ्लेक्शन हमारे इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे होगा, और ये डेट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगी। और अभी मैंने बताया कि डेट सस्टेनेबिलिटी एक अच्छी चीज होती है, ये चीज इरोड होती चली जा रही है, ये चिंता का विषय है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सारे का सारे कंसेप्ट। उसके बाद स्टेट के फाइनेंसेस में जो है हमें और दूसरे ट्रेंड्स क्या देखने को मिलते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो, ठीक है, स्टेट फाइनेंसेस में क्या ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। फिस्कल डेफिसिट जो है ना दोस्तों वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2.9% टू 4.1%, ठीक है, ऑफ जीडीपी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 2.25 लाख करोड़ इंक्रीज हुआ है। बस आप इतना याद रखना कि फिजिकल डेफिसिट अगर आपसे पूछे तो राज्य मतलब स्टेट फाइनेंसेस का
क्या पिछले एक साल में इंप्रूव हुआ है? तो जी हाँ, इंप्रूव हुआ है, ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट ये वाली कहती है। उसके बाद एग्रीगेट पब्लिक डेट, जो पूरा का पूरा डेट है, एग्रीगेट पब्लिक डेट जो कर्जा है वो स्टेट्स का, ठीक है, वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दो ट्रेंड हमें देखो इंक्रीज वाले मिल गए। 25.1% हो गया जीडीपी का 2021-22 में, पहले ये 17.2% था। ठीक है, ये परसेंट बस मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई याद नहीं करना है। ठीक है, हम लोग इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर, दिमाग की लिमिटेशन होती है, याद नहीं रख सकते। स्टेट का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है ना, खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है उसका, वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मतलब राज्य की सरकारों के पास ये रिपोर्ट ये बोलती है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इतने सारी जगह से पैसा आता है, इतनी सारी जगह से, ये जो पॉइंट थे ना ये वाला, कि इतनी सारी जगह से राज्य की सरकारों के पास पैसा आता है, लेकिन उनमें से ये रिपोर्ट ये बोलती है कि स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो कि 45% है ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेशो। मतलब आउट ऑफ द एंटायर पैसा जो कि स्टेट्स के पास आता है वो इनके खुद के टैक्स रेवेन्यू से आता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं पूरे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेट की जो जीडीपी होती है ना उसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उसका 6.7% शेयर है। ये सारे स्टेट्स की कंबाइंड बात हो रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या, एक चिंता का विषय ये भी उठा इस रिपोर्ट के अंदर कि राज्य की सरकारों के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन काफी लो रहा इंडिया के अंदर, वो सिर्फ 0.2% रहा जीडीपी का, एज कंपेयर टू दूसरे डेवलप कंट्रीज का अगर हम लोग पता लगाएं। ठीक है, तो वहां पर जो है एज कंपेयर टू सम ऑफ द डेवलप कंट्रीज, ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक, इंडिया के अंदर दिक्कत क्या है, प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूएशन की दिक्कत, इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो कई लोग क्या कहते हैं, लूप होल्स जोड़ लेते हैं। मतलब सरकार के पास एक तो मतलब एक तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स या फिर टैक्स रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रहते। जब मेंटेन नहीं रहते तो टैक्स को बचाने के लिए जो लोग हैं वो एक नए नए उपाय ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि स्टेट की फाइनेंसेस के ऊपर स्ट्रेन पड़ा है। ठीक है, क्योंकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो कि डिस्कॉम्स हैं, जो कि बिजली वगैरह सप्लाई करती हैं, ठीक है, उनका काफी ज्यादा बर्डन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सहना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ये लॉस में चलती रहती हैं, तो स्टेट का बहुत सारा रेवेन्यू इनके ऊपर भी शिफ्ट होता है। ये कहने वाली बात है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि स्टेप्स क्या लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिफॉर्म अगर राज्य की सरकारें लाने के लिए अपने स्टेट्स में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एग्री करें, तो एडिशनल बोरोइंग का क्राइटेरिया जो है वो दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020-21 से। क्या मतलब है इस पॉइंट का, जैसे मई 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला, एक तरीके से परमिशन देती स्टेट्स को कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट की जो अभी तक की जो लिमिट चलती हुई आ रही है कि 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी फिस्कल डेफिसिट, आप 5% तक अपनी फिस्कल डेफिसिट को लेकर जा सकते हो। ऐसा सरकार ने बोला। उस टाइम पे महामारी भी चल रही थी कोविड-19 की, वो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से परमिशन देती। लेकिन अभी जो 3% से 5% का जो इजाफा दिया गया कि 2% एक्स्ट्रा फिस्कल डेफिसिट आप रख सकते हो, मतलब घाटा इतना सहन कर सकते हो, और हम आपको एक विंडो दे रहे हैं। ये 2% ऐसे ही नहीं था, इसके लिए कंडीशन थी। ये 2% इंक्रीज जो है तो वो ये तब फुलफिल होगा कि एन इंक्रीज आउट ऑफ दिस 2%, एन इंक्रीज ऑफ 1% ऑफ जीएसडीपी वॉज परमिटेड, कि जब राज्य की सरकार ये माने कि वो रिफॉर्म जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सजेस्ट करे हैं 4 एरियाज के अंदर, उनको कंप्लीट करेंगी, तो इनका मिलाकर, ठीक है, फिर वो उस 2% में से 1% तब उनको वो एक विंडो मिलेगी। और ये जो 4 एरियाज हैं उनका पर वेटेज होगा 0.25%। तो आप 0.25% को 4 से अगर आप करें तो आपको क्या मिलेगा, 1%। और हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, देखो 1% की जो विंडो है कि आप इतना फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से वो 4 एरिया से, वन नेशन वन राशन कार्ड को अगर लाने के लिए राज्य की सरकारें मान जाए, एस ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड रिफॉर्म्स, अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड रिफॉर्म्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है 2021-22 से। ये एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट को इसमें क्या राहत मिलती है, उनको ना इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाते हैं अप टू 15,000 करोड़ रुपीस। ऐसा उनको मिला भी 2021-22 में। ठीक है, और सोचो जरा कितनी ज्यादा लिबर्टी भाई साहब, के दे कैन रीपे इट आफ्टर 50 ईयर्स।
50 साल आराम से मजे करो, ठीक है। आउट ऑफ दिस 5000 करोड़, ठीक है, मतलब ये जो 15,000 करोड़ जो दिए जाएंगे, इनमें से जो 5,000 करोड़ रुपए हैं जो लोन के, ठीक है, उससे ये बोला गया है कि ये स्पेशली एलोकेटेड है, ईयरमार्क मतलब एलोकेटेड है स्टेट्स के लिए जो डिस इन्वेस्टमेंट कैरी आउट करती हैं स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, ठीक है, या फिर अगर उनकी राज्य में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है उसका मोनेटाइज करना है, उसको रिसाइकल करना है, जैसे हाईवेज वगैरह हो गया, बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंग हो गई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए आपको अलग रखने पड़ेंगे। या तो स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए उसमें पैसा लगता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट की मैनेजमेंट के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, ये वाली चीज आपको बतानी पड़ेगी कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इस चीज का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर के कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज करे स्टेट्स को अंडर नेशनल हेल्थ मिशन ग्रांट के तौर पे। और ग्रांट क्या चीज होती है, जो वापस ना करनी पड़े, ठीक है। फिर RBI के कुछ मेजर्स, ये तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी तक मेजर्स की बात हो रही थी यहां तक, है ना। ये वाला पॉइंट है RBI का। RBI ने क्या मेजर लिए, कुछ रिलैक्सेशन दी है RBI ने, ठीक है। सर्टेन रिलैक्सेशंस आर परमिटेड विद रिगार्ड टू अवेलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब मान लो आप बोरो जब करते हो ना, तो आपके ऊपर एक लिमिट लगाई जाती है कि आप 10% से ज्यादा, इतने % ज्यादा बोरो नहीं कर सकते, आपका पास रिकॉर्ड अच्छा नहीं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपकी लोन को वापस करने की क्षमता है 10%, मतलब जितनी क्षमता है उसके हिसाब से आपको बोला गया कि आप 10% ही बोरो कर सकोगे, ठीक है। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि कोई बात नहीं भाई, हम आपकी दिक्कत समझते हैं, अभी आपको प्रेजेंट में जरूरत है तो आप 20% ले लो हमसे, ठीक है। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब मोर देन जितना आप पे कर सकते हो तो उतना आपको एक लिबर्टी दे दी कि इससे ज्यादा कर लो। फिर वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट जो है स्टेट्स की, उनको एनहेंस करा गया। अब आपको ये टर्म जो है, ये तीसरा आपके लिए टास्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है और इसका रेलेवेंस क्या होती है। अगर RBI ने अगर ऐसा बोले तो ये होता कि इसकी रेलेवेंस क्या होती है।